नमस्कार दोस्तों। इतिहास की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। तुगलक वंश हम पढ़ रहे थे। 1412 में अंतिम तुगलक शासक नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद अमीर लोगों ने दौलत खां लोधी को सुल्तान बनाया और 1398 में तैमूर का भारत पे आक्रमण होता है। इस आक्रमण के टाइम पे जो खिज्र खां है, खिज्र खां तैमूर को सहायता करता है। बदले में जब तैमूर वापस भारत से जाता है तो इस खिज्र खां को लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर का सूबेदार बना के जाता है। ये खिज्र खां 1414 ईस्वी में जो दौलत खां लोधी जिसको गद्दी पर बिठाया था अमीरों ने, उसको हटाकर दिल्ली पर अधिकार कर लेता है और इस तरह से खिज्र खां सैयद वंश की स्थापना करता है। ये खिज्र खां 1414 ईस्वी में सैयद वंश की स्थापना करता है और दिल्ली के तख्त पर बैठता है। 1414 ईस्वी से और 1451 तक सैयद वंश रहता है। ये सैयद लोग खुद को मोहम्मद पैगंबर के वंशज बताते हैं और शिया समुदाय से थे ये। जब खिज्र खां दिल्ली के तख्त पर बैठता है तो ये सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करता है। ये रैयत आला बोलता है खुद को। रैयत आला। और न तो इसने अपना कोई अलग से सिक्का जारी किया है। पुराने जो सिक्के चल रहे थे, क्योंकि जब शासक बनता है तो नया शासक अपने नाम से सिक्के जारी करता है, तो इसने अपने नाम से कोई सिक्का जारी नहीं किया है। और खुद को स्वतंत्र शासक भी इसने घोषित नहीं किया खिज्र खां ने। जब तैमूर के बाद उसका पुत्र शाहरुख शासक बना तो इसने खुद को शाहरुख का सहायक के रूप में दिल्ली के शासन करने का एक तरह से आप कह सकते हो दिखावा किया, ताकि जो तैमूर के वंशज है शाहरुख, उनको ये लगे कि भारत पर अभी भी तैमूरी शासन ही है, यानी कि तैमूर का ही शासन है। तो ये शाहरुख के नाम पर शासन किया इसने। शाहरुख के नाम पर खुतबा पढ़वाया। खुतबा मतलब एक तरह से एक विजन टाइप रहता है शासक का। में क्या रहता है कि जो पुराने शासक होते हैं उनके बारे में और जो वर्तमान शासक है उसके बारे में पूरे शासकों की क्रम से वो बताया जाता है। और उसने सालाना टैक्स भी दिया शाहरुख को। कुल मिला के उसने यही रखा है कि ये जो तैमूर का पुत्र है या तैमूर का अधीनस्थ है, तैमूर के बाद जब उसका बेटा शाहरुख शासक बना तो ये शाहरुख का अधीनस्थ है। जब ये शासक बना खिज्र खां तो इसने पंजाब, मुल्तान और सिंध को फिर से वापस दिल्ली में मिला लिया। इसने अपनी वसीयत लिखी थी खिज्र खां ने, दरार ए जब्बात। दिल्ली के बहुत कम शासकों ने अपनी वसीयत लिखी है। इसका ध्यान रखना कि दरार ए जब्बात खिज्र खां की वसीयत है, क्योंकि जो सैयद वंश है इसमें ज़्यादा सामग्री नहीं है परीक्षा की दृष्टि से। ये जो कुछ छोटे मोटे तथ्य है इन पर आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा तारीख फरिश्ता में भी सैयद वंश के जो शासक हुए हैं और खिज्र खां के बारे में विवरण मिलता है। उसमें लिखा है तारीख फरिश्ता में कि लोग उसके शासन से संतुष्ट थे और खुश थे, प्रसन्न थे, इसके खिज्र खां के। और जब इस खिज्र खां की मृत्यु होती है तब जितने भी प्रजा थी, जवान बूढ़े गुलाम आज़ाद, बच्चे बूढ़े, सब सभी ने इसके जो मृत्यु हुई है उस पर शोक मनाया था और काले कपड़े पहनकर इसकी मृत्यु पर शोक मनाया था। मतलब बहुत ज़्यादा दुखी थे इसकी मृत्यु, खिज्र खां की मृत्यु। खिज्र खां की मृत्यु के बाद 1421 में मुबारक शाह शासक बनता है। 1421 से 1434 ईस्वी तक इसका शासन रहता है।
ये खिज्र खां के बाद शासन बनता है, 1421 से 1434। इसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। शाह को कहा गया है कि जो मुबारक शाह है उसने शाह की उपाधि धारण की। एक तरह से इसने खुद को शासक बता दिया कि मैं दिल्ली का वास्तविक शासक हूँ, और अपने नाम का खुतबा भी इसने पढ़वाया, सिक्के भी चलाए। इस मुबारक शाह ने मुबारकाबाद नगर की भी स्थापना करी, यमुना नदी के किनारे। इसी के समय यहिया बिन सरहिंदी, ये एक लेखक है, इन्होंने तारीख ए मुबारक शाही लिखी। सरहिंदी, सरहिंदी मतलब सरहिंद का रहने वाला। इन्होंने तारीख ए मुबारक शाही तक का नाम है। यहिया बिन सरहिंदी ने तारीख ए मुबारक शाही लिखी। ये मुबारक शाह के शासनकाल में थे। 1434 में मुबारक शाह की हत्या हो जाती है, और इसकी हत्या, इसका जो वजीर था, मुबारक शाह का वजीर मलिक सरवर उल मुल्क, इसने इसकी हत्या करी है। मलिक सरवर उल मुल्क कन्वर्टेड व्यक्ति था, पहले हिंदू था फिर बाद में मुसलमान बना। तो मलिक सरवर उल मुल्क इसकी हत्या करता है। ये इस मुबारक शाह का वजीर होता है, मलिक सरवर उल मुल्क। ये इसकी हत्या कर देता है। इसके बाद मोहम्मद शाह शासक बनता है, और ये बहलोल लोदी को अपना पुत्र कहकर पुकारता था। बहलोल लोदी अगला लोदी वंश की स्थापना करेगा। यह बहलोल लोदी, इसको खाने जहाँ या खाने खाना की उपाधि मिली हुई थी। मोहम्मद शाह के बाद शासक बनता है अलाउद्दीन आलम शाह, और ये सैयद वंश का आखिरी शासक था। इसका भी इसके वजीर से झगड़ा होता रहता था। इसका वजीर था हमीद खां। हमीद खां और अलाउद्दीन आलम शाह के बीच में झगड़ा हुआ, तो इसने परेशान होकर के दिल्ली की गद्दी छोड़ दी, अलाउद्दीन आलम शाह ने। मतलब कि दिल्ली के एक सुल्तान ने वजीर से झगड़ा होने पर सल्तनत ही छोड़ दी, और बहलोल लोदी को गद्दी सौंप दी। खुद एक जागीर में चला गया बदायूं में, और जागीरदार बन के अपना जीवन यापन इसने किया है। तो अलाउद्दीन आलम शाह और इसके वजीर हमीद खां के बीच में झगड़ा होता है। इसके बाद बहलोल लोदी, ये लोदी वंश की स्थापना करता है। तो अगला इसमें वंश आता है सैयद वंश के बाद लोदी वंश। 1451 में लोदी वंश की स्थापना होती है, और 1526 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। पहले शासक होते हैं बहलोल लोदी। 1451 से 1489 ईस्वी तक इसका शासन रहता है। बहलोल, ये लोदी वंश की स्थापना करता है, और पहला लोदी शासक है। लोदी वंश दिल्ली पर शासन करने वाला पहला अफगान वंश है। और इनका जो राज्य था, लोदी लोधी के टाइम पर जो दिल्ली का शासन था, वो एक तरह से संघ राज्य था। अब तक हमने देखा कि सुल्तान सुप्रीम होता था, लेकिन लोदियों के टाइम पर सुल्तान सुप्रीम नहीं था, ये अमीरों के बराबर ही इसकी वैल्यू हो गई थी। बहलोल लोधी 1451 से 1489 तक शासन करता है। जब ये शासक बनता है, इससे पहले ये सरहिंद का गवर्नर था। और हमने देखा है कि अलाउद्दीन आलम शाह और हमीद खां के बीच में जब झगड़ा होता है, तो अलाउद्दीन आलम शाह बहलोल लोदी को दिल्ली की गद्दी सौंप करके बदायूं चला जाता है। ये जो बहलोल लोदी है, ये अफगानियों के गिजलई कबीले का ये व्यक्ति था।
शाहूखेल शाखा से संबंधित था ये। बहलोल लोदी के बचपन का नाम बल्लू था, और ये सिजेरियन तकनीकी से इसका जन्म हुआ था, इसको ऑपरेशन करके जन्म दिया गया था। इसने गाजी की उपाधि धारण की थी, इसका ध्यान रखना है। गयासुद्दीन तुगलक ने भी गाजी की उपाधि धारण की थी, और बहलोल लोदी ने भी गाजी की उपाधि धारण की है। इसने तांबे के सिक्के चलाए थे, बहलोली नाम से तांबे के सिक्के जारी किए थे, जिसमें एक टंके में 40 बहलोली होते थे। और ये सिक्के जब मुगल काल चालू होता है, अकबर के समय तक चलते रहते हैं ये। इसने 1484 में जौनपुर के आखिरी सरकी सुल्तान हुसैन शाह सरकी को पराजित किया, और जो जौनपुर था उसमें अपने पुत्र बारबक शाह को वहाँ का प्रशासक नियुक्त किया। वो दिल्ली में पूरी तरह से नहीं मिलाया था। जौनपुर ये तुगलक काल में दिल्ली से अलग हो गया था, स्वतंत्र हो गया था, तो वापस बहलोल लोदी ने जीता। लोदियों के राजत्व की अगर बात करें तो बहलोल लोदी के काल में जो राजत्व की स्थिति थी वो तारीख ए दाऊदी में इसके बारे में जानकारी मिलती है। तारीख ए दाऊदी। इस तारीख ए दाऊदी को अब्दुल्ला खान लिखता है, ये अब्दुल्ला खान की पुस्तक है। इसे इतना डीप नहीं पूछा जाता है। इस तारीख ए दाऊदी में लोदी वंश की या जो अफगानी लोग थे इनके राजत्व की जानकारी मिलती है। इसमें बताया गया है कि बहलोल लोदी अपने जो अमीर वर्ग था, जो सरदार लोग थे, इनके सामने कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठता था। कि नीचे एक चादर बिछाते थे, गलीचा, और उस पर सभी बैठते थे। कभी मतलब कि एक तरह से समानता का भाव, कोई उसमें ऊंच नीच नहीं है। लेकिन जनरली आप देखोगे तो राजा का जो तख्त होता है, जो सिंहासन होता है, वो ऊंचा होता है, और जो अमीर वर्ग सरदार लोग होते हैं उनका नीचे होता है सामने। लेकिन बहलोल लोदी के टाइम पे सभी नीचे एक गलीचे पर बैठते थे। तो उसके राजत्व को समान में प्रथम ये नाम दिया गया है कि सभी जो अमीर वर्ग है, जो सभी सरदार है, वो समान है, लेकिन उनमें से जो प्रथम है वो बहलोल लोदी है। फर्स्ट अमंग इक्वल, इस नीति को कहा जाता है। अगर ये पूछा जाए कि बहलोल लोदी का जो राजत्व है वो किस सिद्धांत पर था, तो ये समान में प्रथम ये सिद्धांत है। समान में प्रथम मतलब ये है कि सभी अमीर वर्ग समान है, इनमें एक प्रथम है जिसको बहलोल लोदी, जिसको शासक कहा जाता है। ये अपने अमीरों को मसनद ए अली कह के पुकारता था। मसनद ए अली। मसनद ए अली का मतलब होता है मेरे पुत्र। तो ये अपने सरदारों या अमीरों को पुत्र कहकर पुकारता था, जिसको की भाषा में मसनद ए अली कहा जाता है। अब्दुल्ला खां तारीख दाऊदी में और लिखता है इसके बारे में कि जब बहलोल लोदी से कोई अमीर नाराज हो जाता है या अमीर वर्गों में जब कोई असहमति होती है, तो ये अपनी पगड़ी उतार के रख देता था और कहता था कि यदि आप मुझे सिंहासन के या शासक बनने के योग्य नहीं समझते हैं तो किसी और व्यक्ति को अपना सुल्तान चुन लो। इस तरह से इसके काल में जो अमीर वर्ग था इनकी शक्ति बढ़ गई थी बहुत ज़्यादा, और जो शासक था या राजा था या राजत्व, उसकी स्थिति एक साधारण अमीर के समान हो गई थी। बहलोल लोदी ने एक बार उलेमाओं से कहा था कि हम सभी खुदा के बंदे हैं, मतलब कि हमें कोई ऊंच नीच का भाव नहीं होना चाहिए, हम सभी समान हैं। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसका जो ये राजत्व था कि ये सभी को समान बताता था और खुद को भी अमीरों के समान बताता था। इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये जो रोमन सम्राट थे अगस्टस, उनकी तरह है। क्या खासियत थी रोमन सम्राट अगस्टस में? तो उसमें ये था कि वो दूसरों की तरह ताकतवर न लगे। जैसे सुल्तान होता है तो वो एक शक्तिशाली व्यक्ति होता है, तो इसमें बहलोल लोदी ये चाहता है कि वो ताकतवर न लगे, या उसकी जो शक्ति है वो दूसरे से ज़्यादा ताकतवर ना लगे, या उसका जो स्तर है वो दूसरे से ज़्यादा ना लगे। इससे क्या होता है कि लोगों को उससे खतरा नहीं रहता है। बहलोल लोदी कभी हमें
मार सकता है, मरवा सकता है या हमें हटा सकता है, क्योंकि उनको लगता है कि सब हम है तो ताकत सबकी समान। तो इस तरह से बहलोल लोदी का कोई अमीर सामान्यतः विरोध भी नहीं करेगा, क्योंकि सभी समान स्तर के हो गए। तो इस तरह से उसके बारे में कहा जाता है कि वो रोमन सम्राट अगस्टस की तरह इतना सावधान था कि वो दूसरों की तरह शक्तिशाली नहीं लगे और दूसरों के स्तर से अधिक न लगे वो। इस तरह से जो बहलोल लोदी था उसके समय जो राजत्व था वो समानता के भाव पर आधारित था। ये था बहलोल लोदी के बारे में। इसके बाद शासक बनता है सिकंदर लोदी। 1489 में ये शासक बनता है और 1517 तक शासन करता है, 1489 से 1517 तक। सिकंदर लोदी 1490 से 1517 तक। सिकंदर लोदी के बारे में अगली क्लास में देखेंगे। ये था सैयद वंश और लोदी वंश के बारे में। हिज्र खां और बहलोल लोदी के बारे में ज़्यादातर प्रश्न यही से आते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको क्लास ठीक से समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।